नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इस कहानी में एक बूढ़ा लकड़हारा, उसके 7 बेटे और उनकी गरीबी की एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू जाती है। तो बस कान लगाकर सुनिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब बर्फीले तूफान ने सब जगह अपना राज फैला रखा था। आसमान पर पूरे दिन काले बादल छाए रहते थे, कड़ाके की सर्दी थी और पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर ओढ़े बैठी थी। घाटी में तो हवाएं इतनी ठंडी चलती थी कि जिस्म को सुन्न कर दे। पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं था। इन्हीं पहाड़ों की ऊंचाई पर एक बूढ़े लकड़हारे की छोटी सी झोपड़ी थी। उस बूढ़े के बाल और दाढ़ी पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। उसकी पत्नी भी उसी की तरह बूढ़ी थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही अच्छे और नेक दिल के थे। उस बुढ़ापे में भी वो लकड़हारा अपने हाथों से काम करता था। जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां बटोरता और उनका गट्ठर बनाकर शहर में बेच आता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता था। उनके 7 बेटे थे और वे सब भी अपने पिता का हाथ बढ़ाते थे। सब मिलकर जंगल में लकड़ियां लाते और उन्हें शहर में बेचते। लेकिन उनकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की सूखी रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। जब सर्दी आती तो कमाई और भी कम हो जाती, क्योंकि चारों तरफ बर्फ जमी होती थी और लकड़ियां ढूंढना भी दूभर हो जाता था। ऐसे में कई बार उन्हें एक वक्त तो प्याज कूट कर रोटी मिल जाती, लेकिन दूसरे वक्त उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता था। ये सब देखकर सातों भाई बहुत परेशान रहते। उन्हें इस बात का दुख था कि वे अपने बूढ़े माँ बाप की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन सब भाई एक साथ बैठे और आपस में सलाह करने लगे कि अगर यही हाल रहा तो ना तो वे अपने माँ बाप को कोई सुख दे पाएंगे और ना ही उनका अपना भविष्य अच्छा होगा। तब सबसे बड़े भाई ने कहा, मुझे तो लगता है कि हम सबको शहर जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए। मैंने सुना है वहां अच्छी मजदूरी मिल जाती है, जिससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है। सब इस बात पर राजी हो गए और वे अपने माता पिता के पास गए। उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि वे सब शहर में जाकर काम करना चाहते हैं। ये सुनकर बूढ़ा बाप बोला, अरे मेरे बच्चों, तुम तो जानते हो कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। तुम्हारी माँ भी बूढ़ी हो गई है। अगर तुम सब साथ के साथ घर छोड़कर चले जाओगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? सबसे बड़े भाई ने जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पिताजी। हम सब भाइयों का एक साथ घर छोड़ना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं परदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा और जो कुछ भी कमाकर लाऊंगा वो सब आपके कदमों में रख दूंगा। उसके बाद ही किसी दूसरे भाई की बारी आएगी। बेटे की ये बात बूढ़े बाप को अच्छी लगी। उनकी मां ने भी कहा, ठीक है बेटा, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें जाने की इजाजत दे देती हूँ। फिर बूढ़े बाप ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मेरे बच्चे, भला कौन सा बाप चाहता है कि इस बुढ़ापे में वो अपने बेटे से दूर हो जाए? लेकिन अगर भगवान को यही मंजूर है और तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। जाओ, शहर जाकर खूब मेहनत करो। बस एक बात मेरी हमेशा याद रखना। कौन सी बात पिताजी? बेटे ने पूछा। बस यही कि हमेशा सच बोलना। जो भी काम मिले उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करना। ईश्वर पर विश्वास रखना और अपने बड़ों का आदर करना। फिर देखना तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपकी यह सीख हमेशा याद रखूंगा। अगले दिन सूरज परदेश जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी मां ने उसकी पोटली में 2 सूखी रोटियां और प्याज बांध दिया। सूरज ने बारी बारी से अपने सारे भाइयों को गले लगाया और फिर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छूकर घर से निकल पड़ा। वह अपने परिवार से दूर बर्फ से भरी वादियों में उतर गया। एक पहाड़ी रास्ते पर पैदल ही वो शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई और उसे दूर एक टीले पर रोशनी दिखाई दी। सूरज ने उसी रोशनी की तरफ चलना शुरू कर दिया। वह रोशनी एक झोपड़ी से आ रही थी। सूरज ने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज दी, क्या अंदर कोई है? 2-3 बार आवाज देने के बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली, तुम कौन हो बेटा और तुम्हें क्या चाहिए? सूरज ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मां जी, मैं परदेसी हूं, अपने माँ बाप के लिए मजदूरी करने निकला हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आज की रात यहां रुक सकता हूं।
बूढ़ी औरत ने सूरज के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, अरे बेटे, तुम तो बड़े नेक बच्चे हो जो इस कड़ाके की सर्दी में अपने बूढ़े माँ बाप के लिए काम करने निकले हो। आ जाओ अंदर, मेरी झोपड़ी तुम्हारे लिए ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर सूरज अंदर आ गया। उसने उस रात उस झोपड़ी में ही गुजारी। बुढ़िया ने उसे बकरी का दूध पीने को दिया। सूरज ने भी अपनी पोटली से रोटी और प्याज निकालकर खाया। अगली सुबह जब सूरज जाने लगा तो बूढ़ी औरत ने उसे 2 सूखी रोटियां दी और थोड़ा सा प्याज उसकी पोटली में बांध दिया। सूरज ने कहा, माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, बुढ़िया ने कहा, तुम सफर पर जा रहे हो, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर सूरज एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। अब वह पहाड़ों से उतरकर मैदान में आ चुका था। यहाँ बर्फ नहीं थी, बल्कि चारों तरफ हरियाली थी। मौसम भी बहुत अच्छा था, लेकिन घर बहुत कम थे। शाम होते होते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुराना सा घर था, जो शायद एक चक्की की दुकान थी। वो सोच ही रहा था कि रात कहाँ बिताऊं, तभी उस चक्की का दरवाजा खुला और एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया। सूरज ने उसे नमस्ते किया। बूढ़े ने प्यार से देखकर पूछा, कहो बेटा, क्या तुम काम करना चाहते हो? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं तो घर से मेहनत मजदूरी करने ही निकला हूं। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो ये तो मेरे लिए सोने पर सुहागा होगा। ठीक है, मेरे साथ अंदर चक्की में आ जाओ, बूढ़े ने कहा। सूरज बूढ़े के साथ चक्की के अंदर चला गया। वह दुकान बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। देखकर लगता था कि यहां कभी किसी ने आटा नहीं पिसवाया होगा। बूढ़े ने एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा, वहां 50 बोरियां गेहूं की रखी है। अगर तुम इन्हें पीसकर आटा बना दो तो मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। इतनी सारी बोरियां देखकर सूरज पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन उसे तुरंत अपने पिताजी की बात याद आ गई कि हर काम को ईमानदारी से करना चाहिए। उसने कहा, जी बाबा, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूं। बूढ़ी ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेहनत से जी नहीं चुराते। अब यह बताओ कि काम कब से शुरू करोगे? बाबा, मैं अभी इसी वक्त से शुरू कर देता हूं। नहीं बेटा, बूढ़ा बोला, अभी रात हो चुकी है, तुम आराम करो, सुबह से काम शुरू कर देना। बूढ़े ने सूरज के लिए एक कोने में घास फूस का बिस्तर बिछा दिया। सूरज दिन भर का थका हुआ था। बूढ़े के जाते ही उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह सूरज उठा, हाथ मुंह धोया और गेहूं की पहली बोरी खोलकर आटा पीसना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने सारी बोरियां पीस डाली और आटे की बोरियां दीवार के साथ जमा कर दी। जब काम खत्म हो गया तो बूढ़ा अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए सूरज को देखा और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, सूरज, तुम तो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम देता हूं। सूरज उस बूढ़े के साथ एक छोटी सी कोठरी में गया। वहां एक छोटी सी पुरानी मेज रखी थी। बूढ़े ने उस मेज को झाड़कर बीच में रखा और कहा, यह मेज तुम्हारी मेहनत का इनाम है। सूरज पहले तो परेशान हो गया कि इतनी मेहनत के बदले में बस एक पुरानी सी टूटी फूटी मेज ही मिलेगी। बूढ़े ने कहा, बेटा, जिस चीज को तुम एक मामूली मेज समझ रहे हो, यह उससे कहीं ज्यादा है। सूरज ने भोलेपन से पूछा, मैं समझा नहीं बाबा, मुझे तो इस मेज में कुछ खास नहीं दिख रहा। बेटा, बूढ़ी ने समझाया, मैं तुम्हें इसका राज बताता हूं। इसके सामने खड़े होकर कहो, मेज, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दो। फिर देखना ये तुम्हारे लिए क्या करती है। सूरज ने तुरंत मेज के पास खड़े होकर कहा, मेज, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दो। उसके मुंह से ये बात निकली और मेज तरह तरह के पकवानों से भर गई। ये देखकर सूरज की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसने जी भरकर खाना खाया और फिर कहा, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। बूढ़ी ने कहा, बेटा, अब यह मेज तुम्हारी है। इसे संभाल कर ले जाओ और अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ। सूरज ने बूढ़े बाबा के पैर छुए और मेज को कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ चल दिया। ऐसी कमाल की मेज पाकर सूरज बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि जब वो घर जाकर ये करामाती मेज अपने परिवार को दिखाएगा तो वे सब कितने हैरान रह जाएंगे। चलते चलते शाम हो गई और उसकी नजर एक सराय पर पड़ी। सूरज ने सराय के मालिक से जाकर कहा कि वो यहाँ रात बिताना चाहता है। उसने ये भी कहा कि वो सराय में खाना नहीं खाएगा, बस रात ही बितानी है और उसके बदले वो उसके जूठे बर्तन साफ कर देगा। सराय का मालिक बहुत ही चालाक आदमी था। उसकी आंखें उल्लू जैसी थी।
उसने तिरछी आंखों से देखा और पूछा, अरे कहां से आ रहे हो लड़के? मैं दूसरे शहर में मजदूरी करने गया था। सराय के मालिक ने हैरानी से पूछा, कमाल है, तुम मजदूरी करके आ रहे हो और तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। सूरज ने भोलेपन से कहा, नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बूढ़े बाबा के यहाँ बहुत मेहनत की थी और उन्होंने खुश होकर मुझे ये मेज इनाम में दी है। सराय के मालिक ने उस पुरानी मेज को देखकर कहा, अरे लगता है उस बूढ़े ने तुम्हें उल्लू बना दिया। भला ये 2 कौड़ी की मेज भी कोई इनाम में देने की चीज होती है? मुझे तो लगता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। सूरज को उस मेज का भेद उस चालाक मालिक को नहीं बताना चाहिए था, लेकिन वो बेचारा सीधा साधा था। वो झट से बोला, नहीं हुजूर, ये कोई साधारण मेज नहीं है। तो फिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? जरा हमें भी तो पता चले, मालिक ने पूछा। और सूरज ने अपने भोलेपन से उस मेज का सारा राज उस मालिक को बता दिया। मालिक को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, यह लड़का झूठ बोल रहा है या फिर यह पागल है। उसने यूं ही कह दिया, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? सूरज बोला, क्यों नहीं, अभी लीजिए। और उसने मेज को वहीं रख दिया और कहा, मेज, मेरे लिए जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। और पलक झपकते ही पूरी मेज तरह तरह के पकवानों से भर गई। ये देखकर सराय के मालिक की उल्लू जैसी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? सूरज ने बड़े गर्व से कहा, अब तो आपको यकीन हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल हो गया। इसके बाद सूरज ने सराय के मालिक के साथ बैठकर मजे से खाना खाया और फिर मेज को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। मेज का ये कमाल देखकर सराय के मालिक की नीयत बिगड़ गई थी। उसने मन में ठान लिया था कि वो ये अजीब मेज हर हाल में हासिल करेगा। उसने तुरंत एक बढ़ई को बुलवाया और उस मेज जैसी ही एक दूसरी मेज तैयार करवाई। फिर उस मेज को लेकर वो आधी रात को सूरज के कमरे की तरफ चल दिया। पूरी सराय में सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे मुसाफिर दिन भर के थके होने की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे। सूरज के कमरे के पास आकर उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सूरज गहरी नींद में सो रहा था और उसकी मेज पास ही रखी थी। सराय का मालिक चुपके से खिड़की के रास्ते से अंदर कूद गया। उसने सूरज की असली मेज उठाई और उसकी जगह पर दूसरी नकली मेज रख दी। फिर उल्टे पांव खिड़की से वापस चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने जादू की मेज एक कोने में रख दी और दरवाजा बंद कर लिया। उसने मेज से कहा, मेज, मेरे लिए फौरन अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। और पलक झपकते ही मेज पर तरह तरह के पकवान सज गए। सराय का पेटू मालिक भूखे भालू की तरह खाने लगा और देखते ही देखते सारा खाना चट कर गया। उसके बाद उसने मेज को अपने कमरे में बने एक खुफिया तहखाने में छुपा दिया। सुबह हुई, मुर्गे ने बांध दी तो सूरज की भी आंख खुल गई। सबसे पहले उसने तसल्ली की कि उसकी जादू की मेज उसी के पास पड़ी है। वो बहुत खुश हुआ। बिस्तर से उठकर उसने हाथ मुंह धोया और सराय के मालिक के पास आकर बोला, अच्छा साहब, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सराय के मालिक ने अपनी उल्लू जैसी आंखें घुमाकर कहा, अरे इसमें धन्यवाद कैसा, मुसाफिरों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। और फिर सूरज ने वहां से विदा ली। लेकिन जैसे ही वो 2 कदम चला, वापस आकर सराय के मालिक से कहने लगा, मैं माफी चाहता हूं, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने इस शर्त पर रात गुजारी थी कि सुबह आपके बर्तन साफ कर दूंगा। लाइए, मैं बर्तन साफ कर देता हूं। सराय के मालिक ने बड़ी मक्कारी से सूरज के सिर पर हाथ फेरा और बोला, इसकी क्या जरूरत है बेटा, तुम इतने अच्छे लड़के हो कि मैं तुमसे रात बिताने का किराया भी नहीं लूंगा। और हाँ, तुमने अपनी खस मेज अपने पास रख ली है ना? हाँ हाँ, देखिए ये मेज मेरे पास है, सूरज ने कहा। और फिर सराय के मालिक से इजाजत लेकर अपनी मेज कंधे पर रखकर सूरज अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि अब ये मेज उसके परिवार का पेट भरने के लिए काफी है। वो जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचना चाहता था। जब वो घर पहुंचा तो उसका जोरदार स्वागत हुआ। बूढ़े माँ बाप ने उसे गले से लगाया और भाइयों ने भी उसे बहुत प्यार दिया। भाइयों ने पूछा, सूरज, ये तो बताओ कि तुम परदेश से क्या कमाकर लाए हो? सूरज ने जवाब दिया, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने पिताजी की सीख पर अमल किया और दिन रात एक करके मेहनत की। लालच और बेईमानी को अपने पास भी नहीं आने दिया। और ये देखो, उसके बदले में मुझे ये मेज इनाम में मिली है। भाई बोले, ये मेज, ये टूटी फूटी सी पुरानी मेज। बूढ़े माता पिता ने भी जब उस मेज को देखा तो वे बहुत उदास हो गए।
उन्हें लगा कि उनका बेटा परदेश जाकर बस समय ही बर्बाद करके आया है। पिता ने कहा, बेटा, अगर परदेश जाकर तुमने ये पुरानी सी मेज ही कमाई है तो इससे अच्छा तो ये होता कि तुम घर पर ही रहते। परदेश में इतनी तकलीफें उठाने की क्या जरूरत थी। सूरज ने जब अपने परिवार को उदास देखा तो कहने लगा, आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। जिस मेज को आप लकड़ी की पुरानी सी मामूली मेज समझ रहे हैं वो बड़ी कमाल की करामाती मेज है। छोटे भाई ने पूछा, करामाती मेज? क्या ये कोई जादू का करतब दिखाती है? सूरज ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, इस मेज में एक बहुत बड़ी खूबी है। जब मैं इससे कहता हूं कि मेज मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान लगा दो तो ये तरह तरह के पकवान पेश कर देती है। ये सुनकर घर वाले हैरान हो गए और सूरज का मुंह ताकने लगे। मां ने कहा, हे भगवान, भला ये कैसे हो सकता है? लगता है मेरा बेटा परदेश से पागल होकर आया है। उसके पिता ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। सूरज ने कहा, आप लोग परेशान क्यों होते हैं? जरा ठहरो, मैं अभी दिखाता हूं। पहले दरवाजा बंद कर लो। छोटे भाई ने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया। उसके बाद सूरज ने आराम से उस मेज को बीच में रखा और मेज से कहा, मेज, मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सूरज ने एक बार फिर यही बात दोहराई, लेकिन कुछ ना हुआ। अब सूरज बार बार अपनी बात दोहराने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर माता पिता और भाइयों ने अपना सिर पकड़ लिया। पिता ने सूरज के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लगता है परदेश के सफर ने तुम्हारे दिमाग पर अच्छा असर नहीं डाला, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम आराम करो। सब लोग उदास होकर झोपड़ी से बाहर चले गए। सूरज परेशान था कि आखिर ये क्या माजरा है, लकड़ी की मेज खाना क्यों नहीं लाती। घर वालों ने कहा, अब अच्छा यही रहेगा कि तुम जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचा करो। तुम परदेश में जाकर कुछ भी कमा नहीं सके। सूरज बेचारा फिर से उसी पुराने रास्ते पर चल पड़ा। इस तरह से दिन गुजरते गए और उन लोगों की गरीबी और भी बढ़ती गई। खाने वाले बहुत थे, लेकिन कमाई का जरिया सिर्फ लकड़ियां चुनकर लाना था। कुछ दिनों बाद सूरज का एक भाई मंगल अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, हम लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो नौबत भूखे मरने तक आ जाएगी। बूढ़े बाप ने कहा, बेटा, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी गरीबी कैसे दूर करें। परदेश जाकर भी कोई रोटी नहीं कमा सकता। अब तुम अपने भाई सूरज को ही देख लो, जैसा गया था वैसा ही वापस आ गया। मंगल ने कहा, पिताजी, इस बार मैं परदेश जाऊंगा और अपनी किस्मत आजमाऊंगा। अरे मेरे बेटे, क्या तुमने अपने भाई की हालत नहीं देखी? पिताजी, मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मेरे भाई ने की। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम लूंगा। ढेर सारे पैसे कमाकर लाऊंगा और फिर आपको इस बुढ़ापे में काम करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बूढ़े माता पिता ने मंगल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। न चाहते हुए भी बूढ़े माता पिता ने उसे इजाजत दे दी। मंगल अपनी रूखी सूखी रोटी और प्याज पोटली में बांधकर अपने सफर पर निकल पड़ा। मंगल बर्फ से ढकी चोटियों को पार करता हुआ मैदानी इलाके में आ गया। चलते चलते जब वो थक गया तो उसे दूर एक कच्चे मकान के पास एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। ये वही घर था जहां सूरज भी रुका था। मंगल ने भी बुढ़िया से इजाजत लेकर वहां रात गुजारी। अगली सुबह वो फिर अपने सफर पर निकल गया। चलते चलते दोपहर हो चुकी थी और उसे भूख लगने लगी। उसने पेड़ों से कुछ शहतूत और फल तोड़कर खाए और फिर कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। लेकिन वो बहुत देर तक सोता ही रहा। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। उसे बहुत दुख हुआ कि वो इतनी देर तक क्यों सोता रहा, क्योंकि शहर अभी भी वहां से काफी दूर था। उसे एक बार फिर रात बिताने की चिंता होने लगी, लेकिन अंधेरा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था। वो आगे की तरफ चलने लगा। दूर दूर तक उसे कोई घर नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर उसे उम्मीद की एक किरण दिखी और दूर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो उस घर में पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कोई है क्या? उस पुराने मकान से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया और पूछा, कौन हो तुम? बाबा, मैं परदेसी हूँ और रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं किसी कोने में पड़ा रहकर रात गुजार लूंगा। अंदर आ जाओ बेटा। और फिर बूढ़ा आदमी मंगल को अपने साथ लेकर अंदर आ गया। वहां एक चटाई बिछी हुई थी। बूढ़ी ने चटाई की तरफ इशारा किया और कहा, तुम इस चटाई पर रात बिता सकते हो। सुबह नहा धोकर मंगल आगे के सफर के लिए तैयार हुआ तो बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, तुम परदेश किस लिए जाना चाहते हो?
मंगल ने बताया कि वो मजदूरी कमाना चाहता है और अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम मेरे यहाँ मजदूरी कर लो तो मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा, उसके बाद तुम चाहो तो परदेश चले जाना। मंगल ने कहा, हुजूर, मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए ही घर से निकला हूं, मुझे भला काम करने में क्या परेशानी हो सकती है? आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। और फिर बूढ़ा आदमी मंगल को अपने घर के दूसरी तरफ ले गया। वहां एक बड़ा सा बागीचा था जहां कई पेड़ गिरे हुए थे। बूढ़े ने पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन पेड़ों को यहां से साफ कर दो, क्या तुम ऐसा कर सकोगे? क्यों नहीं बाबा, जब मैं यह काम करने के लिए ही निकला हो तो जो भी काम मिले मैं ठीक से करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम अभी से काम करना शुरू कर दो। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। मंगल पेड़ों को जोर लगाकर एक तरफ करने की कोशिश करने लगा। यह काम सच में बहुत ही मेहनत का था। बड़े बड़े पेड़ों के ढेर सारे तने वहां बिखरे पड़े थे। ये तो भगवान ही जानता था कि इन्हीं किसी आंधी तूफान ने उखाड़ा है या कोई और वजह थी। मंगल ने एक बड़ी रस्सी की मदद से उन पेड़ों को खींच खींच कर एक तरफ रखना शुरू कर दिया। दोपहर तक उसने बहुत कड़ी मेहनत की। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने आराम नहीं किया। इस तरह उसने कुछ ही दिनों में सारे पेड़ एक तरफ लगा दिए। जब काम खत्म हो गया तो बूढ़ा आदमी मंगल से मिलने आया। मंगल ने कहा, बाबा, देख लीजिए, मैंने आपके बाग में पड़े हुए सारे पेड़ों को उठाकर एक तरफ जमा कर दिया है। अब मेहरबानी करके मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं वापस जाकर अपने परिवार से मिल सकूं। बूढ़ा आदमी मंगल के काम से बहुत खुश था। वो मंगल को अपने साथ बागीचे के दूसरे कोने में ले गया जहां एक मरियल सा गड्ढा बंधा हुआ था। बूढ़े ने गधे की रस्सी खोलकर मंगल को थमा दी और कहा, ये लो बेटा, ये है तुम्हारी मेहनत का इनाम। मंगल पहले तो बहुत हैरान हुआ। उस मरियल से गधे को देखने के बाद वो कहने लगा, माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे इस गड्ढे की जगह पर कुछ चांदी के सिक्के नहीं दे सकते ताकि मैं उन पैसों से कुछ खरीद कर अपने माँ बाप के लिए ले जा सकूं? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम जिस गड्ढे को एक मरियल सा गधा समझ रहे हो, असल में ये सोने की खान है। बाबा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि इस गड्ढे में एक खास ताकत है। अगर तुम इसके आगे कपड़ा बिछाकर ये कहोगे कि प्यारे गधे, इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो, तो ये गधा तुरंत तुम्हारा हुक्म मानेगा। मंगल ने हैरानी से कहा, बाबा, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं होता। बूढ़े ने कहा, अच्छा, तो अभी रुको। बूढ़े ने गधे के सामने एक कपड़ा बिछाया और फिर गधे को हुक्म दिया, प्यारे गधे, इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। बूढ़े का इतना कहना था कि गधे ने अपना मुंह ऊपर उठाया, थोड़ा सा खांसा और फिर अपना मुंह खोलकर चादर पर झुकाया तो उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। जब वहां सोने के सिक्कों का ढेर लग गया तब गधे ने अपना मुंह बंद कर लिया। ये देखकर मंगल की आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़ी ने कहा, क्यों बेटा, अब तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो गया। अब ये लो, गधे की रस्सी पकड़ो और इसे अपने घर ले जाओ। मंगल ने उस बूढ़े को प्रणाम किया और उसका धन्यवाद दिया। फिर वो गधे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसने बहुत मेहनत की थी और ईश्वर ने उसे उसकी मेहनत से भी बढ़कर इनाम दे दिया था। वो सोच रहा था कि जब वो घर जाकर अपने माता पिता और भाइयों के सामने सोने के ढेर लगाएगा तो वे सब कितने खुश हो जाएंगे। मंगल इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। शाम ढलते ढलते वो उसी सराय के पास पहुंचा जहां उसका भाई सूरज भी आया था। मंगल ने सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। सराय का मक्कार मालिक अपनी उल्लू जैसी आंखों के साथ बाहर निकला, लेकिन उसने एक गरीब लड़के को एक मरियल से गधे के साथ देखा। वो गुस्से से बोला, बाबा माफ करो, सुबह से भिखारियों को भीख देते देते मैं तंग आ गया हूं। मंगल ने सराय के मालिक से कहा, हुजूर, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, बल्कि एक मुसाफिर हूं और आपकी सराय में रात बिताना चाहता हूं। मेरे पास किराया भी है। मालिक बोला, क्या कहा? किराया भी है? ये मूंग और मसूर की दाल, तुम जैसे भिखमंगों के पास कभी पैसे हुए भी हैं? चल भाग यहां से। सराय का मालिक दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मंगल ने कहा, लीजिए, ये रहा किराया। और मंगल ने कुछ सोने के सिक्के निकालकर उस आदमी के सामने रख दिए। ये सिक्के उसे चलते समय बूढ़े ने दिए थे। सोने के सिक्के देखते ही सराय के मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक फटे हाल सा दिखने वाला लड़का भी उसे सोने के सिक्के दे सकता है। उसने तुरंत अपनी चाल बदली और चापलूसी करते हुए कहने लगा,
माफ करना बेटा, मैं तुम्हें पहचान ना सका। अरे बाहर सर्दी में क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ ना। आ जाओ आ जाओ, शाबाश। और इसे अपना ही घर समझो, ये गधा उधर बांध दो। मंगल बोला, धन्यवाद हुजूर, लेकिन इस गद्दी को मैं अपने साथ ही रखूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, मालिक ने कहा। बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हें पहचान ना सका। सराय का मालिक मंगल को लेकर एक ऐसे कमरे में आया जो काफी साफ सुथरा था। बेटे, इसे अपना ही घर समझो। मंगल ने अपनी गठरी वहीं रखी और अपने गद्दे को पलंग के साथ बांध दिया। मालिक ने अपनी चालाकी से पूछा, बेटा, ये सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले? मंगल ने गर्व से कहा, ये मेरी मेहनत का फल है। इस पर मालिक ने हैरानी जताई, मेहनत का फल, और वो भी सोने के सिक्के? मुझे तो लगता है तुमने कहीं से चोरी की है। ये सुनकर मंगल को गुस्सा आ गया। तो क्या आप समझते हैं कि मैं चोर हूं? अब मालिक भी अपनी आवाज ऊंची करने लगा। हाँ बिल्कुल, तुम चोर हो। मैं अभी कोतवाल को बुलाता हूं और तुम्हें उनके हवाले कर देता हूं, वरना सच सच बता दो कि ये सिक्के कहां से आए। मंगल अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अगर वो सच नहीं बताता तो कोतवाल उसे पकड़ कर ले जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी बदनामी भी होगी और उसका गद्दा भी छिन जाएगा। उसने सोच समझकर फैसला किया कि वो सारी बात मालिक को बता देगा। उसने गद्दे की सच्चाई मालिक को बता दी। सच्चाई सुनकर मालिक ने अविश्वास से पूछा, क्या कहा? ये मरियल सा गधा सोने के सिक्के देता है? हाँ हुजूर, मंगल ने कहा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं अभी सबूत दे सकता हूं। इतना कहकर मंगल ने गधे के आगे एक चादर बिछा दी और कहा, प्यारे गधे, इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। गधे के मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। मालिक हैरान रह गया। उसने मंगल को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसा गधा मिल गया, लेकिन इसे बहुत संभाल कर रखना, जमाना बहुत खराब है। तुम चिंता मत करो, सराय में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इसे अपने अस्तबल में अपनी निगरानी में रखूंगा। मंगल ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक ऐसे आदमी पर भरोसा कर लिया जो बेईमान और मक्कार था। उसने अपना कीमती गधा सराय के मालिक को दे दिया। मालिक को तो लगा था कि मंगल उस पर भरोसा नहीं करेगा और गधा नहीं देगा, लेकिन जब मंगल ने गधा उसके हवाले किया तो वो हैरान रह गया। मंगल ने कहा, हुजूर, बस एक ही बात है, आप इस गद्दे का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा, कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। सराय के मालिक ने खुशी से कंधे उचकाए। अरे बेटा, मैं इसे अपना गद्दा समझ कर रखूंगा और इसकी देखभाल करूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और फिर मालिक गद्दे को लेकर कमरे से बाहर आ गया। उसने गद्दे को अपने अस्तबल में बांध दिया। फिर जल्दी से किसी दूसरे अस्तबल में जाकर एक ऐसा गधा ढूंढने लगा जो मंगल के गधे से बिल्कुल मिलता जुलता हो। सभी गधे एक जैसे ही दिखते हैं। मालिक को थोड़ी सी कोशिश के बाद ही एक ऐसा गधा मिल गया जो कद काठी और रंग में मंगल के गद्दे जैसा था। वह उस गधे को पकड़कर अपने अस्तबल में लाया जहां सोने के सिक्के देने वाला गधा घास खा रहा था। सराय के बेईमान मालिक ने मंगल के गधे की जगह पर दूसरा गधा बांध दिया और असली गधे को लेकर अपने तहखाने में चला गया। वहां उसने गधे को अच्छी तरह से बांध दिया। सुबह होने पर उसने सबसे पहले जाकर देखा कि कहीं मंगल को शक तो नहीं हो गया, लेकिन मंगल तो अपने गधे के साथ बातें कर रहा था। यारे गधे, जब मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा तो तुम मेरी सारी गरीबी दूर कर दोगे। यह देखकर मालिक मन ही मन हंस रहा था। वो सोच रहा था कि यह कितना बेवकूफ है। जब ये घर जाकर देखेगा कि इसके गद्दे का सारा जादू गायब हो चुका है तो इसका क्या हाल होगा। लेकिन अब उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं मंगल गद्दे के आगे चादर फैलाकर सिक्कों की फरमाइश ना कर दे, क्योंकि ऐसा करने पर उसे शक हो सकता था। यह सोचकर वो मंगल के पास गया और घबराते हुए कहने लगा, बेटा, जब मैं रात को तुम्हारे कमरे से बाहर निकला था तो इस इलाके का एक बहुत खतरनाक डाकू यहाँ आ गया और मुझसे रात बिताने के लिए कहने लगा। मैं भला उसे कैसे मना करता, इसलिए वो तुम्हारे पास वाले कमरे में ही सो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम फौरन यहां से निकल जाओ, क्योंकि वो डाकू बहुत जालिम और लालची है। अगर उसे पता चला कि तुम्हारे पास सोने के सिक्के देने वाला गधा है तो वो इसे तुमसे छीन लेगा। यह सुनकर मंगल परेशान हो गया और मालिक की तरफ देखते हुए बोला, आपने ये बताकर बड़ी मेहरबानी की, मैं अभी की अभी सराय से चला जाता हूँ। हाँ बेटा, इसी समय निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और फिर मंगल ने अपने गधे की रस्सी थामी और मालिक की इजाजत लेकर सराय के पीछे वाले दरवाजे से अपने घर की तरफ चल दिया।
निकलते ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो अपने घर के पास पहुंच रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। शाम होते होते वो घर पहुंचा। पिता ने पूछा, मंगल मेरे बेटे, तुम आ गए? तुम परदेश गए थे, वहां से क्या कमा कर लाए हो? मंगल ने गर्व से अपनी गर्दन ऊंची की और अपने पिता के आगे वो गधा कर दिया। उसके पिता कभी गद्दी को देखते तो कभी अपने बेटे को। वे बोले, बेटा, अगर परदेश जाकर तुम्हें ये मरियल सा गधा ही लाना था तो परदेश जाने की जरूरत ही क्या थी? यहीं पर हमारे साथ रहते रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा तो हो ही रहा था। दूसरे भाइयों को भी बहुत दुख हुआ। पिता का चेहरा तो शर्म से मुरझा गया। उन्होंने कहा, काश मैंने तुम्हें परदेश जाने की इजाजत ना दी होती। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मंगल उन सब की बातें सुनकर हंस दिया और बोला, पिताजी, आप इस मरियल से गधी को क्या समझ रहे हैं? असल में ये सोने की खान है। पिता ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मंगल ने गधे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरा मतलब यह है पिताजी कि ये सिर्फ एक मामूली सा गधा नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये कहने के बाद मंगल ने गधे के आगे एक चादर बिछा दी और कहने लगा, मेरे प्यारे गधे, इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। लेकिन उसकी बात का गधे पर कोई असर नहीं हुआ। कई बार कहने के बाद भी जब सोने के सिक्के नहीं मिले तो मंगल को गुस्सा आ गया। उसने डंडा उठाया और गद्दी को पीटने लगा। यह देखकर उसके पिता कहने लगे, अरे बेवकूफ, इस बेचारे बेजुबान जानवर पर जुर्म क्यों कर रहा है? भला कहीं गद्दे भी सोने के सिक्के उगलते हैं? मुझे तो लगता है कि परदेश जाकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अब छोड़ उस गद्दे को और जाकर कुछ खा पी ले और आराम कर। सभी लोग मायूस होकर अपनी झोपड़ी से बाहर चले गए और अपने अपने कामों में लग गए। कुछ समय बीता, फिर से सर्दियों का मौसम आ गया। बर्फ गिरने लगी। घर में भूखमरी के हालात आ गए। अब इस गरीबी से परेशान होकर तीसरे भाई बद्री ने अपने भाइयों से कहा कि वो इस बार परदेश जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। कुछ पैसे कमाकर लाएगा ताकि उनके घर की तंगी खत्म हो सके। लेकिन भाइयों ने कहा कि पहले ही दो भाई परदेश जाकर कौन सा तीर मार आए हैं जो तुम घर छोड़कर जाओगे? इस परिवार को परदेश रास नहीं आता। लेकिन बद्री अपनी बात पर अड़ा हुआ था और फिर सभी भाई मिलकर अपने माता पिता के पास गए और उन्हें बद्री के फैसले के बारे में बताया। बूढ़े माँ बाप ने एक बार फिर अपना सिर पकड़ लिया। वे कहने लगे, तुम्हारी आंखों के सामने ही दो भाई पहले ही परदेश जाकर नाकाम होकर लौट आए हैं। बद्री ने बहुत ही विनम्रता से कहा, पिताजी, यह जरूरी नहीं कि जो मेरे भाइयों के साथ हुआ है वही मेरे साथ भी हो। बद्री ने परदेश जाने की तैयारी शुरू की। उसने 2 रोटियां और प्याज एक पोटली में बांधे और पूरे परिवार से विदा लेकर अपने सफर पर चल दिया। घर से निकलते ही बद्री ने यह फैसला कर लिया था कि वो नाकामयाब होकर कभी घर वापस नहीं आएगा। पहाड़ी इलाके को पार करने के बाद जब वो मैदानों में पहुंचा तो रात हो चुकी थी, जहां मकान बहुत ही कम थे। उसने 1-2 घरों के बाहर जाकर दस्तक दी कि उसे रात बिताने के लिए जगह चाहिए, लेकिन किसी ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। तब किसी ने उससे कहा कि तुम बस्ती के सबसे अमीर उस करोड़पति बूढ़े के घर में क्यों नहीं जाते? बद्री उस अमीर आदमी के घर का पता पूछते हुए वहां पहुंच गया। यह एक शानदार महल जैसा मकान था। बद्री ने आवाज लगाई कि क्या इतने बड़े महल में उसे रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है। मकान का दरवाजा खुला और एक बूढ़े आदमी ने खिड़की से झांक कर कहा, कौन हो तुम लड़के और क्या चाहते हो? बद्री ने कहा, हुजूर, मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। रईस बूढ़े ने चिल्लाते हुए कहा, क्या इस पूरे गांव में तुम्हें मेरा ही घर मिला था? जाओ किसी और घर का दरवाजा खटखटाओ। बद्री बोला, हुजूर, मैं आपके इतने बड़े मकान के किसी छोटे से कोने में पड़ा रहूंगा। वो बूढ़ा गुस्से में कहने लगा, तुम यहां से जाते हो या नहीं, या मैं अपने नौकरों को कहकर तुम्हें धक्के मारकर यहां से निकलवा दूं। इतना कहकर बूढ़े ने जोर से खिड़की बंद कर ली। अब बेचारा बद्री अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो बस्ती से बाहर जाकर रात बिताने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढे। वो बस्ती से थोड़ी दूरी पर आ गया। अंधेरा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था और वो अपने लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक पुराने खंडहर नजर आए। बद्री खंडहर के अंदर चला गया। उसने वहीं पर रात बिताने का मन बना लिया था। खंडहर के अंदर कई छोटी छोटी कोठरियां थी। वो उन्हीं में से एक कोठरी में आ गया। उसने कोठरी के एक कोने में अपना बिस्तर लगाया और अपना फटा हुआ कंबल ओढ़कर सो गया। वह दिन भर के सफर से थका हुआ था।
उसे लेटते ही नींद आ गई। पता नहीं वो कितनी देर तक सोया होगा कि अचानक एक खटका हुआ और उसकी आंख खुल गई। उसकी समझ में नहीं आया कि ये आवाज किसकी थी। उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रहा था और एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से एक आवाज सुनाई दी। इस बार वो चौकन्ना हो गया। उसने उस आवाज पर अपने कान लगाए। उसे समझ में आ गया कि ये आवाज जमीन खोदने वाले फावड़े की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास ही कोई आदमी फावड़े से जमीन खोद रहा था। बद्री ने दीवार से कान लगा दिए। उसे लगा कि साथ वाली कोठरी में कुछ लोग जमीन खोद रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। बद्री को उनकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने सुना कि कोई कह रहा था कि सरदार को तो अब तक आ जाना चाहिए था। रात आधी से ज्यादा बीत गई है। अगर ज्यादा वक्त गुजर गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी आवाज आई, सरदार आ ही रहा होगा। यह सारी योजना उसी ने तो बनाई है। वो जरूर आएगा। और फिर एक आवाज आई, यार मैं तो जमीन खोद खोद कर थक गया हूं। न जाने और कितना गहरा गड्ढा खोदना है। बस ये हीरे और जवाहरातों से भरा संदूक इसके अंदर आ जाए। ये सुनकर बद्री चौकन्ना हो गया। इसका मतलब ये था कि ये लोग कहीं से हीरे जवाहरात का संदूक चुरा कर लाए थे और इस पुराने खंडहर में उसे जमीन के अंदर दबा रहे थे। बद्री ने सोचा कि इन खतरनाक लोगों से जान बचाकर यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर भागते हुए डाकुओं ने उसे देख लिया तो वो उसे जान से मार देंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि वो चुपचाप यहीं पर रहे। आधी रात के बाद जब डाकू यहां से चले जाएंगे तो वो भी चुपचाप यहां से चला जाएगा। फिर उसे ऐसी आवाज आने लगी जैसे तीनों डाकू जेवरों से भरे उस संदूक को जमीन में दबा रहे हो। उनमें से एक बोला, आप तक तो सरदार को आ जाना चाहिए था। अगर ज्यादा देर हो गई तो हम उस रईस बूढ़े का काम तमाम करके उससे उसका हीरे जवाहरात का खजाना कैसे हासिल करेंगे। यह सुनकर बद्री के माथे पर पसीना आ गया। वो सोचने लगा, अच्छा तो ये लोग उसी घमंडी और अमीर बूढ़े को मारने की योजना बना रहे हैं। फिर से आवाज आने लगी, बस सरदार को आने दो, फिर हम सब मिलकर उस घमंडी रईस बूढ़े के घर पर हमला बोल देंगे और उसका सारा खजाना लूट लेंगे। असल में ये डाकू आज रात उस रईस और घमंडी बूढ़े को मारकर उसकी सारी दौलत लूटने वाले थे, जिसने बद्री को इतनी ठंड में अपने घर में रात बिताने से मना कर दिया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो रईस बूढ़ा बहुत घमंडी और निर्दयी था। वो गरीबों से नफरत करता था। बद्री ने सोचा कि चलो अच्छा ही है कि उस बूढ़े को डाकू मार डालेंगे। लेकिन फिर उसे अपने पिता की नसीहत याद आ गई कि बड़ों का हमेशा आदर करना और उन्हें किसी मुसीबत में देखकर उनकी मदद करना। पिता की बात याद आते ही उसने ये फैसला कर लिया कि वो इन डाकुओं के हाथों उस बूढ़े को मरने नहीं देगा। वो हर कीमत पर उस बूढ़े की जान बचाएगा। और फिर बद्री दबे पांव छुपते छुपाते डाकुओं की नजरों से बचकर उस खंडहर से बाहर निकल गया। वो जल्दी से जल्दी बूढ़े के पास पहुंचकर उसे डाकुओं की इस योजना के बारे में बताकर सावधान करना चाहता था। कुछ ही देर में वो उस रईस बूढ़े की हवेली के बाहर खड़ा था। गांव के सभी लोग सो चुके थे। चारों तरफ खामोशी थी। बद्री ने 2-3 बार दरवाजे पर दस्तक दी। चौथी बार दस्तक देने पर दरवाजे की खिड़की खुली और फिर उस घमंडी बूढ़े ने अपना चेहरा दिखाया और बोला, कौन बदतमीज है जो आधी रात को मुझे परेशान करने आया है। बद्री ने कहा, हुजूर आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे अंदर आने दीजिए। बूढ़े ने डांटते हुए कहा, इतनी रात को मुझसे जरूरी बात करने वाले तुम कौन हो? चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। इसके बाद बूढ़े ने जोर से खिड़की बंद कर ली। बद्री को ऐसा लगा जैसे उस बूढ़ी ने अपनी जिंदगी की खिड़की बंद कर ली हो, लेकिन उसे हर हाल में उस बूढ़े की जान बचानी थी। वो एक बार फिर दरवाजे पर मुक्के मारने लगा। बूढ़े ने गुस्से से एक बार फिर खिड़की खोली और गुर्राया, बेशर्म लड़के, तुम यहां से अभी तक गए नहीं। बद्री बोला, हुजूर यह आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो सुबह होने से पहले ही डाकू आपको मारकर आपका घर लूट कर ले जाएंगे। बद्री के मुंह से यह बात सुनकर बूढ़ा घबरा गया और बोला, ये तुम क्या कहते हो? मैं सच कह रहा हूं हुजूर, अगर आप मुझे अंदर आने देंगे तो मैं आपको सारी बात बताऊंगा। घमंडी बूढ़े को बद्री की बातों पर थोड़ा विश्वास होने लगा। वो तुरंत दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आया। बद्री ने उस बूढ़े को सारी सच्चाई बताई। बूढ़ा बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? बद्री बोला, हुजूर ये समय मेरे सच और झूठ को परखने का नहीं है। वक्त बीतता जा रहा है
और डाकू सुबह होने से पहले आपको मारकर आपका खजाना लूट कर ले जाएंगे, इसलिए फौरन आपको अपना बचाव करना चाहिए। बूढ़े को बद्री की बातों पर विश्वास होने लगा था। वो उठा और अपनी हवेली के उस कमरे में गया जहां उसके हट्टे कट्टे नौकर रहते थे। नौकरों को जगाकर उनके हाथों में तलवारें देकर उसने उन नौकरों को अपने कमरे में छुपा दिया और खुद पलंग के नीचे छिप गया। आधी रात के बाद जब डाकुओं ने हवेली पर हमला बोला, वे रस्सियां लगाकर बड़ी बड़ी दीवारें फांदकर अंदर आ गए और सीधा बूढ़े के कमरे में पहुंच गए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बूढ़े के हट्टे कट्टे नौकर जो पहले से ही तैयार थे, उन्होंने डाकुओं पर हमला बोल दिया। डाकू इस हमले से अनजान थे। अचानक हुए इस हमले के कारण वे बच नहीं पाए। नौकरों ने डाकुओं को काबू में किया और उन्हें रस्सी से बांध दिया। कुछ देर बाद वहां पर कोतवाल को बुला लिया गया और फिर कोतवाल उन सभी डाकुओं को जेल में डाल देता है। रईस बूढ़ा अब बद्री से बहुत खुश था। उसने बद्री का धन्यवाद किया और कहा, बेटा, तुम्हारे इस बहादुरी भरे काम के बदले में मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। इसके बाद बूढ़े ने अपनी तिजोरी में से एक सोने के सिक्कों की थैली निकाली और बद्री को थमा दी। कहने लगा, बेटा, मेरे ख्याल से इतनी दौलत तुम्हारे पूरे परिवार की गरीबी को खत्म करने के लिए काफी होगी। और साथ ही बूढ़े ने एक डंडा बद्री को देते हुए कहा, यह डंडा भी तुम रखो। ये कोई मामूली डंडा नहीं है, बल्कि सच्चाई उगलवाने वाला डंडा है। ये तुम्हारी दौलत की रक्षा करेगा। अगर तुम सो भी रहे होगे तो यह तुम्हारी दौलत चुराने वाले को अच्छा सबक सिखा देगा और उसकी तब तक पिटाई करता रहेगा जब तक कि तुम इसे रुकने के लिए नहीं कहोगे। बद्री ने सोने के सिक्कों की थैली ली और डंडा लिया और फिर बूढ़े आदमी को धन्यवाद करके वो वापस अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते बद्री उसी सराय पर जा पहुंचा जहां उसके दो भाई पहले भी रुक चुके थे। उसने दरवाजा खटखटाया। सराय के मालिक ने दरवाजा खोला। बद्री ने कहा, हुजूर, मुझे यहां पर रात बिताने के लिए जगह चाहिए और मेरे पास देने के लिए किराया भी है। सराय के मालिक ने जब बद्री के हाथ में वो पोटली देखी तो समझ गया कि जरूर इस पोटली के अंदर दौलत होगी। वो तुरंत उसे सराय के अंदर ले आया और उसे एक कमरे में ठहरा दिया। आधी रात हो जाने के बाद सराय के मालिक के मन में लालच आ गया। वो बद्री की पोटली चुराने के लिए कमरे से बाहर निकला और दबे पांव खिड़की के रास्ते वो बद्री के कमरे के अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसने बद्री की पोटली को हाथ लगाया तो सोए हुए बद्री के पास रखा हुआ डंडा हवा में उठा और सराय के मालिक को पीटने लगा। डंडे की मार पड़ते ही सराय का मालिक चीखने चिल्लाने लगा, जिससे बद्री की नींद खुल गई और उसे यह समझते देर न लगी कि सराय का मालिक अवश्य ही उसकी दौलत चुराने के लिए आया था। बद्री बोला, क्यों हुजूर, आपको मेरा माल चोरी करने की क्या जरूरत आ पड़ी? सराय का मालिक रोते हुए कहने लगा, भाई, अपने इस डंडे से मेरी जान छुड़ाओ। मैंने तो समझा था कि तुम भी पहले वाले दो लड़कों की तरह बेवकूफ निकलोगे जिनसे मैंने करामाती मेज और चमत्कारी गधा चुराया था, लेकिन तुम तो बड़े ही होशियार निकले। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। इस डंडे से मेरी जान बचा लो। जब बद्री ने सराय के मालिक से यह बात सुनी तो वो समझ गया कि वो दोनों लड़के उसके भाई ही थे और उन्होंने घर आकर जो बात कही थी वो झूठ नहीं थी। बद्री बोला, वो दोनों लड़के मेरे भाई थे और ये डंडा तुम्हारी पिटाई तब तक करता रहेगा जब तक तुम वो गधा और वो मेज मेरे हवाले नहीं कर देते। सराय के मालिक ने उसी समय गधा और चमत्कारी मेज बद्री के हवाले कर दी। इसके बाद बद्री ने डंडे को रोकने का हुक्म दिया और सराय के मालिक को चेतावनी देते हुए कहा कि आइंदा से अगर तुमने किसी मुसाफिर का सामान चुराया तो फिर तुम्हें इस डंडे से कोई नहीं बचा सकेगा। इसके बाद बद्री गधे, मेज और अपने डंडे को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता और अपने बाकी भाइयों को सारी बात बताई कि कैसे उसके भाइयों को सराय के मालिक ने बेवकूफ बनाया था। अब बद्री और उसके परिवार के पास एक ऐसा गधा था जो सोना उगलता था, एक ऐसी मेज थी जो बढ़िया से बढ़िया पकवान देती थी और सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली थी। अब वे लोग गरीब नहीं थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी गरीबी दूर की बल्कि अपने गांव के बाकी लोगों के लिए भी कई भलाई के काम किए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। गरीबी और लालच के वक्त भी अपने अच्छे कर्मों से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर आप सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आता है। एक जमाने की बात है। राजा उदयभान और रानी मंदाकिनी की बेटी
जिसका नाम था चंद्रलेखा, अपनी खूबसूरती और समझदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसकी तारीफें हर किसी की जुबान पर थी। बड़े बड़े राजा और राजकुमार उससे शादी करने को बेताब रहते थे और कई रिश्ते भी भेजे, मगर राजकुमारी को अपने रूप और अक्ल पर इतना गुमान था कि उसने हर रिश्ते को ठुकराकर उनका अपमान किया। राजा और रानी को हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं उसका ये घमंड उसकी खुशियों को निगल न जाए। जब भी वे उसे समझाने की कोशिश करते, वो बस यही कहती कि अभी तक उसके लायक कोई राजकुमार पैदा ही नहीं हुआ है। चंद्रलेखा का एक भाई था, राजकुमार सूर्यकांत। वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी भलाई चाहता था। उसका शांत और धीरज भरा स्वभाव था। वह अपनी बहन के इस बर्ताव से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी ये आदतें धीरे धीरे लोगों के बीच नाराजगी पैदा कर रही थी। सूर्यकांत को पता था कि अगर उसकी बहन की शादी किसी सही इंसान से नहीं हुई तो उसका अहंकार उसका जीवन बर्बाद कर देगा। उसका एक बहुत पक्का दोस्त था, रुद्र, जो पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। सूर्यकांत ने एक दिन रुद्र को अपने महल में बुलाया, यह सोचकर कि शायद रुद्र और चंद्रलेखा का रिश्ता जुड़ जाए। जब रुद्र ने चंद्रलेखा को पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती ने उसे मोह लिया। चंद्रलेखा ने भी उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, मैंने सुना है आप बड़े बहादुर हैं, पर क्या आपने कभी ऐसे युद्ध में जीत हासिल की है जहां दुश्मन की संख्या आपसे दुगुनी रही हो? रुद्र ने कहा, नहीं, पर मैंने कई ऐसे राजाओं को हराया है जिन्होंने मेरे राज्य पर हमला किया था। राजकुमारी फिर मुस्कुराई और बोली, अच्छा, तो फिर ये बताओ। और इसके बाद उसने एक के बाद एक कई मुश्किल सवाल और पहेलियां पूछनी शुरू कर दी। रुद्र ने बहुत से धर्म ग्रंथ और किताबें पढ़ रखी थी, इसलिए उसने ज्यादातर सवालों के जवाब दे दिए। पर एक पहेली ऐसी आई जिस पर रुद्र चुप हो गया। यह देखकर चंद्रलेखा जोर से हंसी और बोली, तुम मेरे लायक नहीं हो, और उसने रुद्र के प्रस्ताव को मना कर दिया। रुद्र अपमानित महसूस कर वापस अपने राज्य लौट गया। जब सूर्यकांत को यह बात पता चली तो उसे अपनी बहन के इस बर्ताव पर बहुत बुरा लगा। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमारी बहुत अहंकारी है। राजा और रानी भी अपनी बेटी की शादी की चिंता में घुलने लगे थे। सूर्यकांत को समझ आ गया था कि उसकी बहन का घमंड न सिर्फ उसके लिए मुसीबत लाएगा, बल्कि पूरे राज्य के लिए भी समस्या बन सकता है। अगर वह इसी तरह सभी राजाओं को अपमानित करती रही तो उसके दुश्मनों की गिनती बढ़ती जाएगी। उसने एक योजना बनाई और चंद्रलेखा से कहा, बहन, चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे पर शर्त लगाते हैं। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, पर शर्त क्या है भैया? सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुमने तीनों का सही जवाब दे दिया तो मैं हार मानूंगा, पर अगर तुम नहीं दे पाई तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पहेलियों का नाम सुनते ही राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कहा, सोच लो भाई, तुम हार जाओगे। राजा और रानी भी उनकी बातें सुन रहे थे और वे भी यह खेल देखने के लिए वहीं बैठ गए। सूर्यकांत ने पहली पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? राजकुमारी ने झट से जवाब दिया, धागे का गोला। जब वह बढ़ता है तो हल्का लगता है। सूर्यकांत ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, सही जवाब है ज्ञान। जितना ज्ञान बढ़ता है आदमी उतना ही हल्का महसूस करता है। फिर उसने दूसरी पहेली पूछी, वो कौन सी चीज है जो देखने में तो कमजोर लगती है पर पूरी दुनिया को संभाल सकती है? राजकुमारी ने सोचा और कहा, मकड़ी का जाला। वह दिखने में तो कमजोर लगता है, लेकिन इसमें छोटे मोटे कीट पतंगे फंस जाते हैं। सूर्यकांत हंसा और बोला, नहीं, सही जवाब है प्रेम। अब सूर्यकांत अपनी तीसरी और सबसे मुश्किल पहेली पूछने वाला था। उसने कहा, वो कौन सी चीज है जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है? राजकुमारी ने बहुत सोचा, पर उसे कोई जवाब नहीं सोचा। तब राजकुमार मुस्कुराया और कहा, इसका उत्तर है समय। समय सबसे ताकतवर है। राजकुमारी हैरान रह गई। उसे पहली बार लगा कि वह हार गई है। पहले तो वह गुस्सा हुई, पर फिर उसने अपनी हार मान ली। राजा और रानी यह सब देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। राजकुमार सूर्यकांत ने अपनी बहन से कहा, अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। चंद्रलेखा ने सिर झुकाकर कहा, कहो भैया, क्या चाहते हो? मैं तैयार हो। राजकुमार ने कहा, सोच लो, पीछे तो नहीं हटोगी? राजकुमारी ने कहा,
मैं एक राजकुमारी हूं, अपने वचन से पीछे नहीं हटती। तब सूर्यकांत बोला, तुम्हें मेरी पसंद के लड़के से शादी करनी होगी। राजकुमारी यह सुनकर चौंक गई, पर शर्त के हिसाब से उसे यह बात माननी ही पड़ी। सूर्यकांत ने पहले से ही शादी की तैयारियां कर रखी थी। जैसे ही चंद्रलेखा ने हाँ कहा, उसने एक कुम्हार को राजमहल में बुलवाया और अपनी बहन से कहा, तुम्हें इस कुम्हार से शादी करनी होगी। राजकुमारी गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाने लगी, यह कैसा मजाक है भैया, तुम मेरा अपमान करना चाहते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मगर राजा और रानी भी अपने बेटे के साथ थे और उन्होंने चंद्रलेखा की शादी उस कुम्हार से करवा दी। शादी के बाद सूर्यकांत ने अपनी बहन से कहा, अब तुम शादी के बंधन में हो, तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। राजा रानी भी उसके साथ कठोरता से पेश आए और तुरंत बाद ही राजकुमारी और कुम्हार को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। राजकुमारी रोती रही, पैर पटकती रही, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। वे महल से बाहर निकल गए। रास्ते भर राजकुमारी उस कुम्हार को कोसती रही, पर वह एकदम शांत रहा। कुम्हार उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। अब राजकुमारी को एक नया जीवन शुरू करना था। वह मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी में रह रही थी, जहां न तो कोई सेवक था और न ही रेशमी कपड़े। उसे मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ता और साधारण खाना बनाना पड़ता। महलों की सुख सुविधाओं से दूर उसे एक आम जिंदगी जीनी थी। उसका पति मिट्टी के बर्तन बनाता और वो उन्हें बाजार में बेचकर गुजारा करता था। यह सब देखकर राजकुमारी को बहुत बुरा लगता। उसे हर छोटी चीज से परेशानी होती। एक दिन चूल्हा जलाते हुए वह रोने लगी। तभी कुम्हार ने उसके आंसू पोंछे और कहा, यह जिंदगी मुश्किल जरूर है, पर यहां तुम्हें प्यार और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम सब सीख जाओगी। धीरे धीरे राजकुमारी को अपने पति की मेहनत और दयालुता का एहसास हुआ। वह भी उसके काम में मदद करने लगी। वह उसके साथ मिट्टी के खिलौने बनाती, पर उससे कुछ बन नहीं पाता था। एक दिन कुम्हार बीमार पड़ गया और राजकुमारी को ही सारे काम संभालने पड़े। उसने जैसे तैसे मिट्टी गीली की और घड़े बनाने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद वह कुछ साधारण से घड़े बनाने में कामयाब हो पाई। बाद में उसने कुछ मूर्तियां भी बनाई। उसका मन रोने का कर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब उसने टेढ़ी मेढ़े ही सही पर अपने हाथों से कुछ बनाया तो उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। अगले दिन राजकुमारी ने अपने बनाए बर्तन और मूर्तियां एक टोकरी में रखी और सिर पर रखकर बाजार पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से वह बाजार में पहुंची, पर उसका सामान कोई नहीं खरीद रहा था। वह जोर जोर से आवाज लगाती रही, घड़े ले लो, मूर्तियां ले लो, खिलौने ले लो। शाम तक बड़ी मुश्किल से वह अपना सारा सामान बेच पाई। घर वापस आते समय उसे मिट्टी से कोई घृणा नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि मेहनत और ईमानदारी से जो खुशी मिलती है वह राजमहल की विलासिता में नहीं है। अब वह अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी थी। वे दोनों कड़ी मेहनत करते और 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे। एक दिन कुम्हार ने राजकुमारी से कहा कि अगर हम बाजार में एक छोटी दुकान खरीद ले तो हम दिन भर में बहुत सामान बेच पाएंगे और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। राजकुमारी ने पूछा, बात तो ठीक है, पर इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? कुम्हार बोला, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं, वहां पैसे कमाकर वापस आऊंगा, फिर हम दुकान खोल लेंगे। तब तक तुम राजा के घर काम कर लेना। चंद्रगढ़ के राजा रुद्र बहुत दयालु है। मेरे कुछ दोस्त वहां काम करते हैं, उनकी मदद से तुम्हें वहां काम मिल जाएगा। कुम्हार राजकुमारी को लेकर रुद्र के महल में पहुंचा। राजा रुद्र का नाम सुनते ही राजकुमारी को याद आया कि कभी यही राजकुमार रुद्र उससे शादी करना चाहते थे। अपने घमंड के कारण उसने उन्हें नीचा दिखाया था। उसे यह भी याद आया कि अगर उसने उस समय रुद्र से शादी कर ली होती तो आज वह इसी राज्य की रानी होती। चंद्रलेखा को महल में खाना बनाने का काम मिल गया। कुम्हार शहर चला गया। राजकुमारी मेहनत और लगन से काम करने लगी और धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। एक दिन राजा रुद्र ने उसे बुलाया और कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी शादी हो चुकी है। मेरे पति शहर कमाने गए हैं। जब वह लौटेंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तभी राजा रुद्र ने कहा, राजकुमारी चंद्रलेखा, इधर देखो। अपना नाम सुनकर राजकुमारी चौंक गई। वह राजा रुद्र को देखने लगी। राजा रुद्र ने फिर कहा, मुझे पहचाना नहीं? मैं ही तुम्हारा कुम्हार हूं, मैं ही तुम्हारा पति हूं। यह कहकर राजा रुद्र ने अपना मुकुट और गहने उतार दिए। अपने पति को पहचान कर राजकुमारी उनके गले लगकर रोने लगी।
राजा रुद्र ने कहा, मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैंने ही कुम्हार बनकर तुमसे शादी की थी। अगले दिन चंद्रलेखा का भाई और उसके माता पिता भी महल में आ गए। इतने दिनों बाद उनसे मिलकर राजकुमारी बहुत भावुक हुई। वे सब यह देखकर खुश थे कि अब चंद्रलेखा पहले जैसी घमंडी नहीं रही थी। वह बेहद विनम्र और दयालु हो चुकी थी। उसके भाई ने उसे बताया कि यह सारी योजना उसी ने बनाई थी ताकि वह उसे सुधार सके। राजकुमारी को इस बात की खुशी थी कि उसके भाई की वजह से आज उसका जीवन बदल गया था। फिर वह अपने पति के साथ उसी महल में रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जो सम्मान और सुख मेहनत और ईमानदारी से मिलता है वह धन से नहीं खरीदा जा सकता। कांचीपुरम राज्य पर राजा चंद्रसेन का राज था। उनके 2 बेटे थे, लव और कुश, जो अब जवान हो चुके थे। राजा का एक बहुत समझदार मंत्री था, सुमंत, जिसकी सलाह वह हमेशा लेते थे। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपके दोनों बेटे अब बड़े हो गए हैं। समय आ गया है कि आप किसी एक को राज तिलक कर दें। राजा ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था। मंत्री बोला, महाराज, आप शायद तय कर चुके हैं कि किसका राज तिलक करना है। आप किसी का भी करें, दोनों आपके ही बेटे हैं। राजा ने कहा, मगर दोनों की समझ एक जैसी नहीं है। कुश में राजा बनने की सारी बातें हैं, वही लव बहुत शांत रहता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि कुश को राज्य सौंप दिया जाए, क्योंकि लव में राजा बनने की योग्यता नहीं है। मंत्री कुछ कहना चाहता था, पर फिर चुप हो गया। उसने बात बदल दी और कहा, आपने जरूर कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। और वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद लव और कुश में किसी बात को लेकर बहस हो गई। वे अपने पिता के पास फैसला कराने आए। लव ने कहा, पिताजी, हमारे बीच एक बात पर मतभेद हो गया है। राजा ने कहा, अच्छा, क्या बात है? खुलकर बताओ, मैं अभी फैसला करता हूं। लव ने कहा, पिताजी, हमारे राज्य में बहुत से लोग गरीब हैं। उनके पास खाने को अनाज भी नहीं है। उनकी भूख मिटाने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। कुश ने लव की बात काटते हुए कहा, पिताजी, किसी समस्या का हल तभी निकलेगा जब हम उसकी जड़ तक पहुंचे। सिर्फ खाना देने से यह समस्या बार बार आती रहेगी। हमें उन्हें अनाज उगाना सिखाना चाहिए ताकि वे न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी भूख मिटा सकें। उन दोनों की बातें सुनकर राजा कुछ देर सोचते रहे। फिर मंत्री ने कहा, महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गरीबी को जड़ से मिटाया जाए तो यह सही फैसला होगा। राजा ने कहा, अगर राज्य से गरीबी खत्म हो जाएगी तो लोग राजा को भूल जाएंगे। मुझे कुश की बात सही लगती है, जबकि लव की सोच सही नहीं है। राज्य चलाने के लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, योग्यता भी चाहिए, और वो योग्यता लव में नहीं है। लव, तुम आगे से ऐसी कोई गलत सलाह मत देना। मंत्री जी, कुश के राज्य तिलक की तैयारी की जाए। राजा कुश का पक्ष लेते रहे और लव की बात को गलत ठहराकर उसका अपमान भी किया। यह अपमान लव सहन नहीं कर पाया। एक दिन वह बिना किसी को बताए आम कपड़े पहनकर राज्य छोड़कर चला गया। वह कई गांवों और शहरों से होते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंचा। जिस रास्ते से वह जा रहा था, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक संत लोगों को उपदेश दे रहे थे। लव भी वहां रुककर उनका उपदेश सुनने लगा। लव ने एक आदमी से पूछा, ये कौन है जो पुराने ग्रंथों की बातें इतनी आसानी से समझा रही है? उस आदमी ने बताया, यह अग्निसार है, शिव मंदिर के पुजारी। वे बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी एक बेटी है, सरिता, जिसकी शादी वे किसी अच्छे लड़के से करना चाहते हैं, पर उनकी बेटी किसी पुरुष को पसंद नहीं करती, इसलिए वह शादी से मना करती है। यही वजह है कि अग्निसार जी दुखी रहते हैं। कथा खत्म होने के बाद लव अग्निसार के पास गया और कहा, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई उससे मेरे कई शक दूर हो गए हैं। मैं सोच रहा था कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं तो मेरे मन को शांति मिलेगी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि दुनिया में रहकर भी शांति पाई जा सकती है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लव की बातों से अग्निसार बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? लव ने अपनी सच्चाई छिपाते हुए कहा, गुरुजी, मेरा नाम अर्पण है। मैं बचपन से ही अनाथ हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। संत ने कहा, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। अर्पण ने उनकी बात मान ली और उनके घर चला गया। वहां उनकी बेटी सरिता भी थी, जिसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं आता था, पर अर्पण को देखकर वह प्रभावित हो गई। एक दिन उसने अर्पण से कहा, क्या तुम मेरे साथ गांव के कुएं से पानी भरने चलोगे? अर्पण मदद करने को तैयार हो गया और उसके साथ कुएं पर गया।
सरिता जानती थी कि इस समय वहां कोई नहीं होगा। वहां पहुंचकर उसने अर्पण से कहा, मैं किसी भी पुरुष को पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। पर तुम्हें देखकर मेरे मन में कुछ ख्याल आ रही है। आज रात को पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने दूसरे गांव जा रहे हैं। अच्छा मौका है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। अर्पण ने कहा, तुम्हारे पिता मेरे गुरु समान है और तुम उनकी बेटी हो। तुम्हारे लिए मेरे मन में ऐसे विचार रखना पाप है। तुम्हें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अर्पण के ऐसा कहने पर सरिता उसे बहुत समझाने लगी, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब सरिता ने सोचा कि इसे सबक सिखाना ही चाहिए। उसने अचानक अपनी चूड़ियां तोड़ दी, हाथों को खरोंच लिया और बाल खोलकर जोर जोर से रोने लगी। इस हालत में वह घर पहुंची और अपने पिता से बोली, पिताजी, अर्पण ने मुझ पर बुरी नजर डाली है। आपने एक सांप को घर में रखा है। गुरुजी जानते थे कि उनकी बेटी को पुरुष पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि अर्पण ने ही यह गंदा काम किया है। दोनों बाप बेटी गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने अर्पण को बुलाया। सरिता ने झूठ को सच बनाकर सारी बात बताई। जब मुखिया ने अर्पण से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुखिया ने एक बार फिर पूछा, अर्पण, क्या तुम अपराधी हो? अर्पण बिल्कुल चुप रहा। मुखिया ने कहा, अर्पण, तुम कोई जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब तुमने अपराध किया है और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सरिता गुरुजी की बेटी है, फिर भी तुमने यह क्यों किया? न्याय के हिसाब से तो तुम्हारे हाथ पैर काट देने चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि तुम अपराधी नहीं हो। सरिता के पास भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। जब मुखिया कोई फैसला नहीं कर पाए तो उन्होंने सारी जानकारी उस राज्य के राजा देवर्मा को दे दी। राजा ने कहा, मुखिया, जब अर्पण चुप है और सरिता ने गवाही दे दी है तो तुम्हें उसे सजा दे देनी चाहिए थी। मुखिया ने कहा, महाराज, अर्पण का शांत स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता कि वह गुनहगार है। मेरी राय है कि आप एक बार उन दोनों से मिल लें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगा। राजा देवर्मा की एक बेटी थी, यमुना, जो बहुत सुंदर और समझदार थी। जब भी राजा को कोई शक होता तो वह उससे सलाह लेते थे। उन्होंने अर्पण और सरिता का पूरा मामला यमुना को बताया। यमुना ने कहा, पिताजी, हमें गुरुजी सरिता और अर्पण को अपने सामने बुलाना चाहिए। उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपराधी है और कौन बेगुनाह। यमुना के कहने पर राजा ने तीनों को दरबार में बुलवाया। पिता और बेटी ने वही बातें दोहराई जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी, पर अर्पण का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी शक हुआ कि वह बेगुनाह है। सबूत न होने पर अर्पण को सजा देना राजा को ठीक नहीं लगा और यह भी साबित नहीं हो पा रहा था कि वह बेगुनाह है। तब राजा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। यमुना उन तीनों को वहीं छोड़कर अपने पिता के साथ दूसरे कमरे में चली गई और कहा, पिताजी, अगर हमें यह समस्या सुलझानी है तो इन तीनों का आमना सामना कराना होगा, तभी कुछ पता चलेगा। राजा ने पूछा, पर यह कैसे होगा? यमुना बोली, वह मुझ पर छोड़ दीजिए। आप उनसे कहिए कि फैसला सुनाने में 2 दिन लगेंगे। यमुना के आदेश पर सरिता और अर्पण को महल में 2 अलग अलग कमरों में ठहराया गया, जो एक दूसरे के पास थे। इसके बाद यमुना राजा के पास आई और बोली, अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिला है, अब हम ही गवाह बनेंगे। चलिए चलकर सबूत ढूंढते हैं। वह अपने पिता को अर्पण के कमरे के पास ले गई। दरवाजे में एक छेद था, जिसमें से कमरे के अंदर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने छेद से देखा तो अर्पण बिल्कुल शांत बैठा था। सरिता अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। काफी देर तक जब कोई नहीं आया तो सरिता ने बेचैनी में इधर उधर देखा और उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। बिना कुंडी वाला वह दरवाजा आसानी से खुल गया। यह दरवाजा अर्पण के कमरे में जाता था। वह अंदर गई तो अर्पण को शांत बैठा पाया। सरिता ने इधर उधर नजर दौड़ाई। जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा तो वह अर्पण के पास जाकर बोली, अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुमने मुझे ठुकराया है। लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं और तुमने मेरा अपमान किया। अभी भी समय है। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले सकती हो, वरना मेरा झूठ तुम्हारी जान ले लेगा। अर्पण ने कहा, मेरे लिए सजा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच पर हूं, मेरे लिए यही काफी है। मैं तुम्हारी गलत बात नहीं मान सकता। इतना कहकर अर्पण चुप हो गया। वे दोनों नहीं जानते थे कि राजा दरवाजे के छेद से यह सब देख रहे थे। अगले दिन राजा देवर्मा ने सबको दरबार में बुलाया और कहा, सरिता, तुम एक चालाक और बुरी लड़की हो।
अर्पण बिल्कुल बेगुनाह है। जब अर्पण ने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की तो तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी, पर तुम्हारे पिता को देखकर हम तुम्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। अर्पण को बेगुनाह मानकर छोड़ दिया जाता है। राजा ने बाप बेटी को वापस जाने के लिए कहा और अर्पण को अपना मेहमान बनाकर रख लिया। वे अर्पण को बहुत पसंद करते थे और अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहते थे। पहले तो अर्पण ने मना कर दिया, पर जब उसे पता चला कि यमुना की वजह से ही वह बेगुनाह साबित हुआ है तो वह शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उनकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद लव ने राजा देवर्मा को अपनी सच्चाई बताई कि वह एक राजकुमार है और अपने पिता के बर्ताव के कारण अपना राज्य छोड़कर यहाँ आया है। राजा देवर्मा ने कहा, तुम चाहे राजकुमार हो या साधारण आदमी, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तुम ही मेरे वारिस हो। मेरे बाद तुम ही इस राज्य को संभालोगे। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी का पति तुम्हारे जैसा समझदार है। कुछ दिनों बाद जब यह खबर लव के पिता राजा चंद्रसेन को मिली कि उनका बेटा राजा बन गया है तो वे भी बहुत खुश हुए और उससे मिलने चले आए। दोनों बाप बेटे के बीच के गिले शिकवे दूर हो गए। अब वे सब एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सच और झूठ का पता हमेशा समय आने पर ही चलता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। बात बहुत ही पुरानी है, जब विजयनगर नाम के एक राज्य पर राजा विजयसेन का राज्य था। राजा विजयसेन एक बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली राजा था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार की बात है जब विजयनगर राज्य में एक महात्मा जी आकर रुके। वह महात्मा जी बहुत ही विद्वान थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वह किसी आदमी को देखकर उसके भविष्य के बारे में बिल्कुल सच सच बता देते हैं। महात्मा जी नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। जब उन महात्मा जी की खबर विजयनगर के राजा के पास पहुंची तो उसके मन में भी महात्मा जी से मिलने की इच्छा हुई। राजा ने अपने कुछ खास मंत्रियों को भेजकर महात्मा जी को अपने महल में आमंत्रित किया। जब महात्मा जी महल में आए तो उनका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ देर तक महात्मा जी वहीं पर रुके और उन्होंने राजा के साथ ज्ञान की चर्चाएं की। जब महात्मा जी के जाने का समय हुआ तो राजा उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ हीरे जवाहरात देना चाहता था, लेकिन महात्मा जी ने वह लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अपने भाग्य का खाता हूं। राजा की दी हुई दौलत मुझे अमीर नहीं बना सकती। ये बात सुनकर राजा ने कहा, महात्मा जी, इस बात का क्या अर्थ है? तो महात्मा जी ने कहा, राजन, कोई भी आदमी अपनी किस्मत और अपनी मेहनत से गरीब या अमीर होता है। राजा किसी को भी अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथों से निकल जाएगी। महात्मा जी की ये बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आप किसी भी आदमी का भाग्य देखकर उसके बारे में मुझे बताइए कि उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है या नहीं, और फिर मैं उसके भाग्य को पलट कर रख दूंगा। राजा की ये बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, ठीक है राजन, आप अपनी कोशिश करके देख लीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस तरह से महात्मा जी उस राज्य से चले गए। अगले दिन राजा ने उस माली को बुलाया, उसे एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन भी दिया और कहने लगा कि यहाँ से 100 कोस दूर एक बहुत बड़ा नगर है। उस नगर के राजा मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तुम वहां पर चले जाओ और उन्हें ये पत्र दे देना। इसमें एक बहुत ही जरूरी संदेश है। इसके बाद तुम वापस आकर मुझसे मिलना। ये सुनते ही माली का चेहरा उतर गया। वो पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया। सोचने लगा, यहाँ पर तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके बाकी पूरा दिन आराम करके मैं अपना दिन गुजार लेता था, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा, ये तो नई मुसीबत आ गई। लेकिन राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह वह उस राज्य के लिए निकल पड़ा। वो पत्र लेकर चला जा रहा था। 2-3 गांव पार करने के बाद वो बहुत ही थक चुका था। धूप अब सिर पर चढ़ने लगी थी। इस कारण से उसे भूख और प्यास की चिंता होने लगी। उस गांव के बाजार से उसने थोड़ा सा भोजन लिया और एक पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठ गया। अभी वह भोजन कर ही रहा था कि तभी उस गांव में रहने वाला उसका एक मित्र वहां पर आ गया। माली ने अपनी परेशानी अपने मित्र को बता दी। ये सुनकर वह मित्र हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की कौन सी बात है?
राजा के काम से जाओगे तो खूब आओ, भगत होगी तुम्हारी। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो खुशी खुशी वहां पर चला जाता। ये सुनकर माली का चेहरा खिल गया और वह खुशी से बोला, अच्छा तो ठीक है भैया, तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ, तब तक मैं यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। 1-2 दिन आराम करने के बाद मैं वापस अपने राज्य चला जाऊंगा।